नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल की जो वीडियोस थी उस वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स भी आए और कल हमने जो भी सोसाइटी की विषय में बात किया था कि सोसाइटियों में नॉमिनी क्या होती है, और उसके बाद हमारा कल का जो वीडियो था वो आप जो भी कमेंट्स आए थे उसके हमने जवाब दिए थे। उसके अंदर कुछ लोगों के जवाब आए जो कंफ्यूज्ड हैं, तो हम वो कंफ्यूज भी दूर करेंगे। और हम आज ये चीज़ लेते हैं कि ये जो पात्रता होती है, तो पात्रता के अंदर अपात्र होने का कारण क्या, अपात्र होने का कारण क्या, तो ये जो चीज़ें हैं इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सुनील सूद जी, उन्होंने भी एक कमेंट किया हुआ है इस विषय में, जो कि मेरा आज जो भी टारगेट था कि आज इस विषय बात करेंगे कि व्यक्ति अपात्र क्यों होता है, उसका कारण क्या। तो उस विषय में बात करेंगे। पहले हम जो सुनील सूद जी की कमेंट्स हैं उस पर हम गौर करते हैं तो क्या कह रहे हैं। तो सुनील सूद जी लिखते हैं, अपात्र होने के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। 2000 में या 2011 के पहले डॉक्यूमेंट्स ना होना, या फिर जो लोगों ने 2011 पहले के स्ट्रक्चर का हाल में अब भी खरीदा है, मतलब फिलहाल में जो खरीदा है, खरीदी किया है, क्या वो अपात्र होने की वजह हो सकते हैं। अगर कोई अभी 2024 में जो डेटा लाइन सरकार ने तय किया है तो हाल में स्ट्रक्चर नहीं खरीद सकता क्या। अगर कर सकता है तो उसको पात्रता निःशुल्क होगी या फिर सशुल्क होगी या फिर ट्रांसफ़र फी भरनी होगी, इस विषय में जानकारी दें। तो सुनील सूद जी का जो कमेंट्स है बहुत ही अच्छा है, और हमारे आज के जो हमारे सब्जेक्ट थे वीडियोस के, वो सब्जेक्ट के रिलेटेड ही है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कि अपात्र होने के कारण क्या। देखिए, पहला कारण तो मैं हर वीडियोस में एक चीज़ बताया हूँ कि अपात्र होने में जो पहले टेबल सर्वे होते थे उसमें सोसाइटी और डेवलपर्स ये ज़्यादा जिम्मेदार होते थे, उसके ज़्यादा जिम्मेदार होते थे। और उसमें कई हद तक डिपार्टमेंट जो कंपनी अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो भी सम्मिलित हैं, क्योंकि मैंने जो भी देखा अपने लाइफ में कि जहाँ पे समझो 1000 झोपड़े हैं तो 1000 झोपड़े में मात्र 200-300 पात्र होते हैं, बाकी सब अपात्र किए जाते हैं। तो क्या 1000 झोपड़े में बाकी लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं? तो ये फंडा क्या है, उसके पहले हम वो चीज़ समझते हैं। इसका फंडा ये है कि भाई बात यहाँ पे आती सोसाइटी की। जब प्रपोज सोसाइटी होती है तो उसमें चीफ प्रमोटर है उसका मेन मुख्य भूमिका होती है। इसके लिए उसके मुख्य प्रवर्तक भी कहा जाता है, हिंदी में मराठी में उसको मुख्य प्रवर्तक कहा जाता है। अब ये जो डेवलपर्स हैं, जो सोसाइटी के फेवरेबल लोग हैं, जिन्होंने मिलके सोसाइटी का गठन किया, जिन्होंने बिल्डर के साथ सहमति दर्शाई, उनकी पात्रता करते हैं। और बाकी जो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है या जो अनभिज्ञ हैं इस चीज़ से कि कोई स्कीम है या नहीं है, स्कीम के बारे में जानते हैं, उनको अपात्र कर देते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है, उनको बेनिफिट क्या मिलते हैं वो सुनिए। प्रॉब्लम्स तो झोपड़ीधारक को आती है कि भैया वो अपात्र हो गया है। अब उसके अंदर बेनिफिट बिल्डर को ये मिलता है कि बिल्डर को पूरी स्कीम करने में कोई भी व्यक्ति मेजॉरिटी लेके सोसाइटी को अटैक नहीं कर पाता है। ये मेन कारण है। अब हमारी सोसाइटी में 250 लोगों का इनेक्शन बना, मुश्किल से 137 के समथिंग कुछ पात्र थे टोटल, मतलब समझिए आधे से कम लोग पात्र थे। तो यहाँ पे वो चीज़ आती है कि डेवलपर्स आपके ऊपर राज कैसे करें। अब वो क्या करते हैं, चीफ प्रमोटर को अपनी गोद में बिठाते हैं जो मुख्य प्रवर्तक हैं,
उनसे मनमाना कारोबार करवाते कि भैया आज यहाँ पे मुझे जाना है, ये एनओसी दे दीजिए, आज सोसाइटी का ये एनओसी दे दीजिए कि भैया सोसाइटी का जो भी प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी को कोई कंप्लेंट्स नहीं है, सब कुछ बिल्डर सही है, वो लिखवा के ले लेते हैं और साइन करते हैं, चीफ प्रमोटर की झोली भरते हैं। ये वास्तविकता है, ये कोई कहानी नहीं, वास्तविकता है। अभी आपने देखा होगा जहाँ जहाँ एसआरए है, जो पहला चीफ प्रमोटर बना, तो कई सोसाइटियों में तो जब प्रोजेक्ट ज़्यादा लंबा चल जाता है तो उनको कमाने का मौका नहीं मिलता है। देखिए, मैं खुला लैंग्वेज में बात करता हूँ, लेकिन कई सोसाइटियों में आपने देखा होगा जो भी बंदा चीफ प्रमोटर बनता है और चीफ प्रमोटर बनने के साल 2 साल के बाद उसका जो भी रहन सहन ढंग सब बदल जाता है। ये आपने नोट किया होगा। तो कहाँ से भैया, क्या उनकी फैक्ट्री खुल गई, नया कारोबार डाल दिया उन्होंने? नहीं, बस यही बिल्डर अपने फायदे के लिए लोगों को मारता है, एक को जिंदा रखता है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि प्रपोज सोसाइटी में हमेशा लोगों के अधिकारों का हनन होता है। और ये भी मुद्दा हम आज लेंगे क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कंफ्यूज हो गए, हमारे वीडियो को बराबर देखे नहीं या समझ नहीं पाए। वो अच्छे मेरे दोस्त हैं महेंद्र यादव जी, लेकिन शायद उनको समझने में गड़बड़ी होगी। वो भी चीज़ खुलासा करेंगे कि प्रपोज सोसाइटी और रजिस्टर्ड सोसाइटी सर्कुलर 169 और 57 क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कारण है, ये कारण तो ये हो गए। अब दूसरे कारण ये होते हैं कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते, ना आपको कोई गाइडेंस करता है। इस बात को समझिए। कितने व्यक्ति क्या करते हैं कि भैया सर्वे हुआ, लाइट बिल दे दिए, भैया लेके जाओ। अब लाइट बिल के अंदर, उसके अंदर आपके रिकॉर्ड में आते हो लिखा जाता है, मूल पुरावे सादर केले नाही म्हणून अपात्र। तो वो आपका एक तकलीफ आपकी है कि आपको समझना चाहिए। मैंने इसलिए बार बार वीडियोस में बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है आपको, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही आप दीजिए ताकि कंफ्यूज नहीं हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड से लेके, आधार कार्ड तो लगाना है, पैन कार्ड से लेके फिर बैंक का जो एंट्री है एड्रेस का वो लगा देंगे, हम जहाँ नौकरी करते हैं वो लगा देंगे, राशन कार्ड लगाएंगे, फिर बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगाएंगे। मतलब वो फाइल इतनी मोटी कर देते कि अधिकारी उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं आप क्या करना चाहते हैं। पात्रता के लिए आप ऑथेंटिक 2 या 3 डॉक्यूमेंट लगाइए। पहला तो आपका आधार कार्ड तो कंपलसरी है, उसके बाद आपका इलेक्शन यादी का उतारा नहीं है तो आपका आइडेंटिफिकेशन जो भी कार्ड है उसकी कॉपीज दीजिए, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड, सब जितने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड दीजिए। और उसके बाद आपकी एक पुरानी लाइट बिल जो 2000 की पहले की है और एक लाइट बिल जो रिसेंट की है। अगर आपके पास जनगणना पावती है, सर्वे पावती है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। लेकिन इतने डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी पात्रता हो जाएगी, आपको कोई नहीं रोक सकता है। सरकार का रूल है ये। ज़्यादा भीड़ मत लगाइए डॉक्यूमेंट्स की। मैंने बहुतों को देखा हूँ, फाइल इतनी मोटी मोटी फाइल बनाते हैं, पात्रता के लिए डालते तो उसकी जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट में खाली ऑथेंटिक डालिए। आपका देखिए मतदार यादी में जो भी आप देंगे तो उनकी पास यादी रहती है, 2000 की यादी है, 95 की यादी है, अब 2000 का चला, 2000 की यादी है। और 2000 की यादी में आपका जो भी अनुक्रमांक वो देख के टिक कर देते भैया ओके। लाइट बिल आपका वेरिफिकेशन में चला जाएगा, वहाँ से लाइट बिल में आपका आ जाएगा कि आपका स्टेबलाइजमेंट डेट क्या है। आपकी पात्रता को कोई नहीं रोक सकता है। आपको कहीं किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई एजेंट पकड़ना है, आप खुद काम करिए। तो दूसरा कारण ये हो गया। अब तीसरा कारण है लोग कंफ्यूज्ड। 1/1/2000 और 1/1/2011। अब यहाँ कंफ्यूज। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके झोपड़े 1/1/2011 मतलब 1/1/2000 के पहले के हैं तो आपको जोड़पत्र 3 भरना है, 4 नहीं भरना है। जोड़पत्र 3, 5 ब्लैंक रखना है और प्रपत्र अ प्रपत्र ब इतना भरना है, डॉक्यूमेंट अटैच करना है। और जो भी जीआर होगा आपका 16/5/2015 का होगा। जो आपका प्रपत्र अ और ब जो आपका जोड़पत्र 3 और 4 होगा
वो पूरा जो फॉर्म जो उसका होगा फॉर्मेट, वो 16/5/2015 के जीआर का होगा, उसके ऊपर तारीख रहती है। ये बात को समझिए आप। अब उससे क्या प्रॉब्लम होती है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब दूसरी कैटेगरी आती है जिसके डॉक्यूमेंट 2000 के पहले के हैं, लेकिन उन्हें 2000 के बाद खरीदा है और बाद में एनेक्सर बना है, मतलब उनका नाम वहाँ पे आ गया है एनेक्सर में। अब वहाँ पे क्या करेंगे, नाम आ गया तो उनको अपात्र कर देते हैं क्योंकि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। तो आपको वहाँ पे जोड़ पत्र 3, 4, प्रपत्र अ, प्रपत्र ब, वो भी 16/5/2015 का जीआर का फॉर्मेट आपको भरना है। अब ये आपको समझ में आया। अब वो जब आप लगाएंगे तो उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट जिससे पहले आपने खरीदे उसकी जो आपके सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, एफिडेविट, वो कॉपीज़, फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो, फिर आपने जो ट्रांसफ़र करवाए हैं या रिसेंट के आपके डॉक्यूमेंट और आपके वोटिंग कार्ड और आपका आधार कार्ड, ये लाइन से लगाइए। पहले आधार कार्ड, उसके बाद आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है प्रॉपर्टी का पेपर लगाइए, फिर जो पहले वाले के लाइट बिल, उनके जो इलेक्शंस में नाम आई वो लगाइए, इन्वेंट्री उसकी, मतलब कार्ड का, इन्वेंट्री का मतलब जो आपका कार्ड आइडेंटिटी कार्ड होता है उसका जीरोक्स। फिर उसके बाद आप अपना लाइट बिल जो ट्रांसफ़र करवाए हैं वो आप रिसेंट का लगाइए, एक पुराना लगाइए, जब ट्रांसफ़र कराए तब लगाएंगे, या नहीं भी लगाएंगे तो रिसेंट का लगाइए आप, वो एंट्री उनको वेरिफिकेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड का डिटेल्स, अगर झोपड़ी गणना की पावती पहले वाले के पास है तो कॉपी लगा दीजिए, बस। इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। उनको पता चल जाएगा, किसको, डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि भैया ये खरीदी बिक्री का मामला है। अब कैसे, क्योंकि जोड़ पत्र 3 और 4 जब आपने दोनों भरा है ना, तो खरीदी बिक्री मतलब ये ट्रांसफर चार्जेज है, तब डिपार्टमेंट आपको 40,000 रुपया रेसिडेंशियल का इन्फॉर्म करेगा भाई, और कॉमर्शियल का 60,000 रुपया भरने के लिए कहेगा। क्योंकि जोड़पत्र 3 2000 के पहले वाले डॉक्यूमेंट के लिए है, जो मूल झोपड़ी धारक 2000 के पहले से रहता है, और जोड़पत्र 4 जिन्होंने 2000 के बाद झोपड़ी खरीदी है परंतु झोपड़ी 2000 के पहले की है। अब समझिए, कंफ्यूज मत होइए। मैं बार बार यही, फिर आप लोग कहते हैं बार बार रिपीट करता हूँ, सर इसीलिए रिपीट करता हूँ कि आप कंफ्यूज मत हो। जोड़पत्र 3 और 4 में क्या फर्क है उसके ऊपर आप देखेंगे तो उस पर लिखा है, जोड़पत्र 3 में लिखा है कि 2000 पूर्वीची झोपडी त्यासाठी आणि 2000 पूर्वीची झोपडी परंतु 2000 नंतर खरीदी बिक्री, वो आप देख लीजिए उसके अंदर तो लिखा हुआ है। तो ट्रांसफ़र के लिए तो डिपार्टमेंट सिर्फ आपका फॉर्म देख के समझ जाएगा कि भैया खरीदी बिक्री का मामला है, जोड़पत्र 3 और 4 दोनों भरा है। ये कन्फ्यूजन की वजह से लोगों की पात्रता नहीं होती, वो अटक जाते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने फॉर्म गलत भर दिया है। अब आ जाइए 16/5/2018 के जीआर की। अब 16/5/2018 के जीआर की भैया कि 1/1/2000 के बाद के जो डॉक्यूमेंट है और 1/1/2011 के पहले के जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपकी सशुल्क पात्रता होगी, लेकिन उसके अंदर आपको जो भी फॉर्मेट है जोड़पत्र 3-4 का 16/5/2018 का भरना है। अब यहाँ भी कंफ्यूजन क्या होता है, आप क्या करते हैं 2015 का भर देते हैं। अब डिपार्टमेंट में अधिकारी के पास गया, वो अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो फॉर्मेट के हिसाब से आप डिमांड कर रहे हैं कि मुझे 2000 पहले की झोपड़ी, जबकि आपकी सशुल्क पात्रता होनी चाहिए। तो आप 2018 16/5/2018 का जीआर भरिए, जीआर की फॉर्मेट से भरिए। ये फॉर्मेट्स अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है, या कंप्लेंट अथॉरिटी के यहाँ पे जाएंगे तो जेरिक्स वाले के पास, वहाँ पे आप बोलेंगे भैया 2018 का जीआर दीजिए, 11 का दीजिए। वो 18 का नहीं समझते, उनको खाली 11 का बोलेंगे या 2000 का बोलेंगे, अलग जीआर वो दे देंगे आपको। तो इस चीज़ को समझा कीजिए, ये कन्फ्यूजन होता है। मैं बार बार कहता हूँ जोड़पत्र 3 और 4 ये दोनों में आप कैटेगरी पहले समझ लीजिए, तो अभी मुझे नहीं लगता ये चीज़ समझाने की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ आ गई कि भैया अगर ये गवर्नमेंट 2024 में कोई घर खरीदता है और डेटम लाइन जो है उसके बाद ये घर निःशुल्क पात्र होंगे, सशुल्क पात्र होंगे या ट्रांसफ़र होंगे। तो सुनील सूद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में भी यदि आप झोपड़ी खरीदते जहाँ एनेक्शन नहीं बना है, तो वो झोपड़ी में
आने वाले समय बायोमेट्रिक होगी, आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो गए तो आपके नाम ट्रांसफ़र होंगे, वहाँ पे आपको वही ट्रांसफ़र चार्ज भरना पड़ेगा जोड़ पत्र 3-4 के अनुसार, 40,000 रेसिडेंस, 60,000 कॉमर्शियल। लेकिन अगर आरक्षण के बाद आपने खरीदा है तो आपने वहाँ गलती की है, जो सरकार का नियम नहीं है। अगर इस चीज़ के बारे में अधिक जानना है तो जो डेवलपर के साथ आपका करारनामा होता है तो उसमें लिखा है कि जिस दिन करारनामा हुआ उस दिन के बाद आप झोपड़ी को किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते, ना भाड़े पे दे सकते हैं, ना इसको बेच सकते हैं। आप तो खुद वहाँ पे बॉन्डेड है, मतलब आपकी नहीं, जो बेच रहा है उसकी, वो तो खुद ही वो बॉन्ड भर के दे दिया, एग्रीमेंट कर दिए, तो फिर वो कैसे बेच सकता है। यहाँ गलती सोसाइटियों की है। सोसाइटियों की गलती ये है कि सोसाइटी जो है बोर्ड नहीं लगाती कि भैया यहाँ पे एसआरए आ चुका है, यहाँ पे नेक्चुअल टू ये देख को बन चुका है और यहाँ पे झोपड़ी खरीदना मतलब इलीगल है, खरीदी बिक्री करना इलीगल है। तो इस चीज़ को अगर लगाएंगे तो खरीदार सतर्क होंगे, फिर वो अपना पैसा व्यर्थ नहीं डालेंगे। तो इस चीज़ को समझिएगा आप, मैं बार बार इस चीज़ को समझाता हूँ। अगर इस चीज़ को समझना है तो मेरी पूरी वीडियोस देखिए, उस वीडियो में हर चीज़ आपको मिलेगी। तो अभी मुझे लगता है सुनील सूद जी कि आप मेरे जो भी जवाबों से संतुष्ट हुए होंगे और उस चीज़ का मुझे रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर हमारे दोस्त हैं महेंद्र यादव जी। सॉरी सर, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। लास्ट वीडियो में सर्कुलर 160 में सोसाइटी रजिस्टर्ड फाइल रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करने बोले थे आप, मैं वो लेटर एयर को दिया। इस वीडियो में आप सर्कुलर 57 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करने के लिए बता रहे, कन्फ्यूजन हो रहा है, प्लीज़ गाइड दोनों सर्कुलर 160 और 57 के विषय में। महेंद्र यादव जी, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि सर्कुलर 169 मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी है। आप वीडियो वापस देखिए, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा। लेकिन 169 में रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैंने बार बार बोला सोसाइटियों को दो प्रकार होता है, एक तो प्रपोज्ड है, दूसरी रजिस्टर्ड है। अब प्रपोज सोसाइटियों में जो होता है महाराष्ट्र सहकारी एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट 1961 अप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। इसके लिए उसको एसआरए में सर्कुलर 169 के एक सर्कुलर बनाया गया जिसमें ये बोला गया कि अगर आपकी जो प्रपोज सोसाइटी है वो बाकायदा अपना जो कार्य है वो नहीं कर रही है, मेंबर्स के जो काम है वो नहीं कर रही है, तो मेंबर्स 169 में एआर डिपार्टमेंट में अपील करके आप सोसाइटी के अंदर नया इलेक्शंस करा सकते हैं, नई कमेटी चुन सकते हैं, एक जनरल मीटिंग लेके। ये एआर डिपार्टमेंट जनरल मीटिंग लगवाएगा और आपका जो भी कमेटी है नई कमेटी चुनी जाएगी। मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में कभी नहीं बोला 169 रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। इस बात को आप वापस वीडियो देखिए, उस वीडियो में भी मैंने वही बोला है कि जो सोसाइटियाँ प्रपोज्ड है लेकिन उसको अगर एलओआई नहीं आई है तो वो 169 में कंप्लेंट फाइल करें। और जो सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में यदि एलओआई आ चुकी है, काम चालू हो चुका है, तो वहाँ पे सर्कुलर 57 अप्लीकेबल होगा कि उसके रूल के हिसाब से जिस दिन एलओआई मिलती है उस दिन चीफ प्रमोटर का उत्तरदायित्व तो बनता है कि इस चीज़ को भेजा जाए सोसाइटी का नाम रिजर्व करने के लिए और बैंक अकाउंट खोलने के लिए। और जब नाम रिजर्व होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और सीसी अगर मिलती है तो सीसी मिलने के बाद 1 महीने के अंदर सोसाइटी रजिस्टर्ड मैंडेटरी होना ही चाहिए। ये आपका सर्कुलर 57 कह रहा है, 169 रजिस्ट्रेशन नहीं है सर। मैंने आपका लेटर देखा, लेकिन कोई बात नहीं, आपने डाला है, लेकिन आप वहाँ पे बोल सकते कि भैया टाइपो का लिखने में गलती हूँ, मैं सर्कुलर 57 की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपने कभी ये नहीं बताया था कि भाई मेरा 90% काम हो चुका है। कन्फ्यूजन वहाँ होता है सर, मैं बार बार बोलता हूँ, इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, जहाँ पे एलओआई नहीं आई है तो सर्कुलर 169 में सोसाइटियों के ऊपर आप आक्षेप डाल सकते हो कि सोसाइटी काम नहीं कर रही बराबर, और आप एक नया चीफ प्रमोटर चुन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको समय सीमा दी गई है,
सर्कुलर 57 के आधार पे जिस दिन आपको एलओए मिलती है उस दिन से आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन आपने जो एप्लीकेशन डाला है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप फॉलो कीजिए। नहीं है तो एक एप्लीकेशन और डालिए सर्कुलर 57 में, समझ रहे हैं कि नहीं। और उसके अंदर ये लिखिए कि इसका पहले भी मैंने लेटर दिया हूँ, लेकिन गलती से उसके अंदर सर्कुलर मैंने 116 लिख दिया, लेकिन ये सर्कुलर 57 में अप्लीकेबल है कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जबकि डेवलपर्स का 90% काम हो चुका है। तो सोसाइटी कब रजिस्टर्ड होगी, और जिसके वजह से यहाँ के लोगों को तकलीफ़ों का सामना हो रहा है, तो करना पड़ रहा है। ये चीज़ आप समझिए। महेंद्र यादव जी, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज कन्फ्यूजन ठीक है, कोई बात, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है। आपने कहा है कि इसके अंदर कि जो आपने लेट वीडियोस बनाए थे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, मैंने उसमें ये भी बोला जिसका सोसाइटी में एलओआई नहीं मिला है क्योंकि हमें एक सब्सक्राइबर का कमेंट्स आया था कि हमारे यहाँ सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैंने उसके ऊपर बनाया था। मैंने उनको ये भी कहा था, उस वीडियो को ध्यान से देखिए, उस वीडियो में मैंने बोला भी हूँ कि आपने ये नहीं बताया कि आपकी सोसाइटी का स्टेटस क्या है, मतलब डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, आपको एलओआई मिली है या नहीं मिली है, आपने कुछ बताया नहीं है। तो मैंने स्पेसिफाई करके दोनों बताया, 169 भी बताया और 57 भी बताया सर। उस वीडियो को देखिए जरा ध्यान से। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैंने हमेशा बार बार लोगों को मैं समझाने के लिए एक ही बात 10 बार करता हूँ, और मेरे जितने सब्सक्राइबर कहते हैं भाई आप बार बार वही बात करते हो, लेकिन यही तकलीफ होती है, बार बार करने से दिमाग में बैठाता हूँ मैं। तो अब आप समझ जाइए 169 सर्कुलर जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सिर्फ सोसाइटियों पे नकेल डालने के लिए बनाई गई है, प्रपोज सोसाइटी पे, क्योंकि प्रपोज सोसाइटी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट 1961 के दायरे में नहीं आती है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर कोई भी सेक्शन या कोई भी कानून का बंधन नहीं लगा सकते। और एक बार सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई और कमेटी ने गलत किया तो कमेटी के खिलाफ एफआईआर तक लेने का अधिकार है। कहाँ पे? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट के अंदर में सेक्शन 146, अगर वहाँ पे कोई भी फोर्स काम किया जाता है तो ये चीज़ को समझिए, लेकिन प्रपोज्ड में नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए 169 रजिस्ट्रेशन नहीं है, 169 सिर्फ आपकी कमेटी चेंज करने के लिए, वो भी प्रपोज्ड, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी प्रपोज्ड होती है और वो इलेक्शन लेती नहीं है, मीटिंग करती नहीं है, लोग परेशान होते हैं, तो इसके लिए 169 बनाया गया है। तो इस चीज़ को आप समझिए, और हो सके तो उस वीडियो को वापस देखिए। लेकिन अभी मैंने इस वीडियो में बता दिया हूँ, और यही बातें मैंने वहाँ भी बताई है। अब तीसरी चीज़ है प्रोविजनल मेंबर ऑफ सोसाइटी। दोस्तों कल मैंने कहा था कि प्रोविजनल मेंबर के बाद बताऊंगा मैं प्रोविजनल मेंबर क्या होता है। देखिए प्रोविजनल मेंबर एक अस्थायी मेंबर होता है, एक टेम्पररी मेंबर, जिसको नामांकित सदस्य कहा जाता है। अब जो आपके सहयोगी सदस्य हैं, एसोसिएट मेंबर, वो कौन होता है? पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, माँ बाप, ये एसोसिएट मेंबर हो जाते हैं। और मूल जिसका नाम रहेगा वो मूल रहेगा, जैसे पिताजी है तो मूल हो गए, उसके बाद जितने वो एसोसिएट्स मेंबर हो गए, जिसको सहयोगी सदस्य कहा जाता है, जिनका शेयर सर्टिफिकेट नाम साथ में आता है। लेकिन सहयोगी सदस्य मीटिंग में जाने के लिए भी मूल झोपड़ीदार की परमिशन से ही जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं है। मेन अधिकार मूल शेयर होल्डर को रहेगा। अब मनोनीत क्या, अब मतलब नामांकित क्या होता है, अस्थायी, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कहीं कहीं पे क्या प्रॉब्लम्स होता है कि जैसे अभी मैं हूं, मैं सोसाइटी में आ गया, अब मेरे बच्चे छोटे हैं, अब मेरी प्रॉब्लम्स ये है कि शायद मैं रहूं या नहीं रहूं, तो मेरी प्रॉपर्टी का संरक्षण कौन करेगा? तो मैं उस जगह पे एक नामांकित व्यक्ति, हो सकता कोई एडवोकेट्स हो, सॉलिसिटर हो, किसी का भी मैं चयन कर सकता हूं। वो नाम मात्र के सदस्य रहते हैं। उनको मेरे मरने के बाद
मेरे मरने के बाद उनको सोसाइटी में पूरा अधिकार रहेगा, रूम भाड़े पे देना, ट्रांसफ़र करना, ये सब कुछ अधिकार रहेगा, मीटिंग में जाना अधिकार, लेकिन संपत्ति के मालिक नहीं रहेंगे। वो संपत्ति के मालिक, उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हो। उनको सिर्फ केयर टेकर, संपत्ति को संभालने के लिए केयर टेकर, क्योंकि नामांकित व्यक्ति समझ लीजिए ट्रस्ट होता है, उनका अर्थ एक ट्रस्ट, प्रोविजनल मेंबर का मतलब ट्रस्ट, जो दूसरे की संपत्ति को संभालने की जिम्मेदारी है, बाकी और कुछ नहीं है। जो है मूल शेयर होल्डर और एसोसिएट सहभागी सदस्य, जो आपके फैमिली के सदस्य हैं। और ये क्या होता है कि बच्चे 18 साल के होंगे तो जो मैंने वहाँ पे लिखा है कि भाई 18 साल के बाद ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देंगे मेरे बच्चों के नाम पे, तो 18 साल के बाद वो प्रॉपर्टी उनको बच्चों के नाम पे डालना पड़ेगा, तो बच्चे वहाँ पे शेयर होल्डर बनेंगे। वो सिर्फ केयर टेकर हैं सोसाइटी संभालने के लिए, अरे सॉरी, उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, बाकी वो परमानेंट मेंबर नहीं है, उनको परमानेंट मेंबर नहीं कहा जाता, तो वो होते प्रोविजनल मेंबर्स। तो इसको समझिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे व्यक्ति इस तरह नामांकित करते हैं जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि उनका अधिकारों का कोई हनन नहीं करे, तो वहाँ पे केयर टेकर अपॉइंट करते, उन्हें कहा जाता है प्रोविजनल मेंबर। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है और आज हमने यही सीखा, पात्रता के कारण क्या, अपात्र होने के कारण क्या, अपात्र होने के कारण क्या। तो दोस्तों, मैंने जो चीज़ बताया उस हिसाब से आप काम करिए। जोड़ पत्र 3 कैसे भरना है मैंने वीडियोस बनाया हूँ, उसके ऊपर जोड़ पत्र 3 और 4 कैसे पूरा डिटेल दिया हूँ। 16/5/2015 का GR किसके लिए है, जोड़ पत्र 3 किसके लिए है, 4 किसके लिए, जोड़ पत्र 16/5/2018 का GR कब के लिए है, ये सब मैंने दिया। उस पर क्या डॉक्यूमेंट कैसे लगाए सब कुछ बताया हूँ। अब एक बार देखिए, उसके अंदर सब कुछ डिटेल से है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।